a very warm welcome to all of you to Self Selection Board, a one step towards uniform। मेरा नाम है शुभम वाशने और आज हम बात करेंगे पीपीएनडीटी के बारे में। मैंने ये दो वीडियो बनाई थी। इन दो वीडियो के अंदर आपने 220 और 138 कमेंट्स करे जो कि स्टोरी थी पीपीएनडीटी की। आई वॉज वेरी इम्प्रेस, मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। और वो स्टोरी थी तीन, एक स्टोरी ए, स्टोरी बी और स्टोरी सी। अब इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। अब जो आपने टोटल स्टोरी लिखी 220 एंड 138, उसमें से मैंने तीन स्टोरी पिकअप की हैं अशोक सर के साथ। अब ये तीन स्टोरी मैंने पिकअप की हैं प्रांजल निगम की, जो स्टोरी ए हम डिस्कस करेंगे, दूसरी आकाशदीप बत्रा की स्टोरी बी और स्वाति ठाकुर की स्टोरी सी। इन तीनों की स्टोरी पिकअप करने का रीजन ये है कि इन तीनों की स्टोरी में मोस्ट कॉमन एरर हो रखी है जो मैक्सिमम डिफेंस एस्पिरेंट की प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी। तो आपके जो 220 और 138 कमेंट्स हैं वो जाया नहीं जाएंगे, आपको अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जरूर मिल जाएगा। अब यहाँ से जरा आगे बढ़ते हैं। तो अभी मैं आपसे एक छोटी सी अपॉलजी मांगना चाहूंगा। अभी आपको मेरे और अशोक सर की आंखों में थोड़ी सी थकान दिख रही होगी। एक्चुअली क्या था, हम रात के 12-1 बजे तक यही डिस्कस करते रहे कि हमें कौन सी स्टोरी पिकअप करनी है। फिर मॉर्निंग में 7 बजे हमने शूट कर लिया, तो कहीं ना कहीं हमारी नींद थोड़ी आधी अधूरी हुई है। अब यहाँ से जरा हम आगे बढ़ते हैं। अब प्रांजलि निगम की स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि जो मेरे वर्ड्स हैं और जो अशोक सर के वर्ड्स हैं वो आप फीडबैक फॉर्म में लें और वहां से आप इंप्रूव करें। अब जरा शुरुआत करते हैं। प्रांजल निगम ने ये पिक देखी पीपीएनडीटी की और उन्होंने कुछ ऑब्जर्व किया। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि ये एक इंसान है जो कि पुलिस में है और वो कांस्टेबल है। दूसरा, यहाँ पर एक इंसान है वो प्रोबेबली ड्राइवर है और यहाँ पर स्मोक आ रहा है, वो इस गाड़ी से आ रहा है। और जो स्मोक आ रहा है उसका कारण ये है सीएनजी की गाड़ी है और वहां पर सीएनजी में लीकेज हो रही है। इतनी मोटी मोटी बात उनको लगी, बट ये ऑब्जर्वेशन आधी अधूरी है। मैं आधी अधूरी क्यों कह रहा हूं, इस बारे में अशोक सर बताएंगे कि आधी अधूरी कैसे है। अब जरा पहले जो प्रांजल है उनकी स्टोरी देखते हैं, उन्होंने लिखी क्या है। उन्होंने लिखा है कि एक कांस्टेबल है अशोक, वो एक रेगुलर ट्रैफिक ड्यूटी करता है और वो देखता है कि एक कार अप्रोच कर रही है और उससे स्मोक निकल रहा है। जो कांस्टेबल है वो उसकी तरफ दौड़ता है और उस गाड़ी को स्टॉप करता है, ड्राइवर पैसेंजर को बाहर निकालता है और फिगर आउट करता है ये आग आ कहां से रही है। तो उसे कारण पता लगता है कि सीएनजी सिलेंडर लीक हो रहा है। वो क्विकली ओपन करता है डिग्गी थ्रू अ स्विच जो गाड़ी ड्राइवर्स की सीट के नीचे लगा हुआ है और टूवर्ड गराज दौड़ता है और वहां से क्या करता है, वेट क्लॉथ लेकर आता है, गीला कपड़ा और पानी लेकर आता है और गीले कपड़े को सिलेंडर पे बांधता है और वाटर को वाटर की मदद से फायर को एक्सटिंग्विश करता है। लेटर वहां के आसपास के लोगों को बताता है कि कैसे जो वेट क्लॉथ है उसकी मदद से गैस सिलेंडर जो है, सीएनजी का जो सिलेंडर है, उसमें आग बुझाई जा सकती है। अब यहाँ तक की बात जो है वो आधी अधूरी। अगर आप रिपीटर हैं तो आपको पता लग गया होगा कि ये बात जो जो स्टोरी बताई गई है वो आधी अधूरी बताई गई है और इसको ना स्टोरी को चिपकाया गया है। मैं अपने शब्द के लिए माफी चाहता हूँ प्रांजल भाई, बट ये स्टोरी आपने सिर्फ यहाँ पर चिपका दी है। आप सोच के देखिए, यहाँ पर ये जो इंसान है, जो मान लीजिए ड्राइवर है हाइपोथेटिकली, उसको पता नहीं लगा होगा कि ये यहाँ से लीक हो रहा है। जब वो गाड़ी चला रहा होगा उसको खुद ही एहसास हो गया होगा कि मेरी गाड़ी की परफॉर्मेंस सही नहीं चल रही है और धुआं कहीं ना कहीं आ ही रहा होगा, उसको पता लग रहा होगा। जब वो बैक मिरर देख रहा होगा तो उसको पता लग रहा होगा इतना धुआं कहाँ से आ रहा है। तो यहाँ पर कुछ दिक्कत की बात है। अब यहाँ पर ये जो ऑब्जर्वेशन करने का तरीका है, यहाँ पर अशोक सर बताएंगे कि ऑब्जर्व कैसे करते हैं। क्योंकि ज्यादातर लोग ऑब्जर्व करने के तरीके में सिर्फ इंसान का कैरेक्टर, एज और मूड देख देते हैं, बट यहाँ पर एक कदम और आगे बढ़ने की जरूरत है, उसे अशोक सर बताएंगे। अब अशोक सर जो है वो साइकोलॉजिस्ट रह चुके हैं डीआईपीआर में। इसके साथ साइक टेस्ट मास्टरी में वो अभी ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट करते हैं, जहां पर वो साइक टेस्ट जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं एसएसबी में, वो कंडक्ट कराते हैं। अब अशोक सर आपको डिटेल में बताएंगे कि प्रांजल की स्टोरी में क्या गड़बड़ थी। जरा उनके शब्द सुनते हैं। जय हिंद साहब। जय हिंद शुभम। आज ना जैसे आप साइक टेस्ट मास्टरी में चेक करते हैं स्टोरी, वैसा ही हम सिमुलेशन देखना चाहेंगे सर आपसे। और आज मैंने 3 पीपीएनडीटी हमारे व्यूअर्स के सामने रखी थी और उन्होंने उस पर 3 स्टोरी लिख के भेजी है सर। और अगर हम पहले बात करें तो पहली स्टोरी, मतलब पहली पिक्चर हमारे व्यूअर देख पा रहे हैं और वो ऐसी पिक्चर है जहां पर कहीं ना कहीं धुआं सा दिख रहा है और वो गाड़ी के पीछे से आ रहा है कहीं से। और एक जो इंसान शायद यूनिफॉर्म है क्योंकि उसने कैप वैप पहन रखी है और उसकी दूसरी साइड में एक दूसरा इंसान खड़ा है। अब स्टोरी जो है वो सामने वाले ने कुछ इस तरह से बनाई है कि एक कांस्टेबल है और उसने देखा कि दूर से गाड़ी आ रही है और उसमें स्मोक निकल रहा है। उसने डिटेक्ट किया कि ये सीएनजी से है और उसने फिर फटाफट वेट क्लोथ बांधा उस पे और कोशिश की कि उसे गराज के पास ले जाए। गराज सामने ही है और गराज ले जाने के बाद उसको वहां पर रिपेयर कराया। उसने मोटी मोटी कहानी ये बनाई है, बट आपने इसे सुपरफिशियल क्यों कहा है? अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है,
जो कैरेक्टर्स जो इमेज में दिए गए उनका बिहेवियर से ये नहीं दिख रहा कि वो बहुत सीरियस है। ओके। तो ये गाड़ी में आग लग गया और वो भी सीएनजी में, तो कभी भी वो एक्सप्लोड हो सकता है, ब्लास्ट जी। हो सकता है। जी। तो वहां पर जो अर्जेंसी रहेगा वो अर्जेंसी किसी का बिहेवियर में भी नहीं दिख रहा। जी। तो इसलिए मेरे को लगा कि ये कहानी वो प्रॉब्लम है जो सीएनजी में आग लग गया, वो हम्म। अननेसेसरली इंट्रोड्यूस किया कैंडिडेट को। ओके, मैं आपकी सर बात समझ रहा हूँ यहाँ पर। बट सर यहाँ पर आपने एक बात कही थी अपनी पहली वाली वीडियो में, वो ये था कि पहला जो काम होता है इंसान का पीपीएनडीटी में वो ये होता है कि वो पिक्चर को अच्छी तरह से परसीव करे। और यही बात अपनी आप साइक टेस्ट मास्टर में भी कहते हैं। पर सर पीपीएनडीटी में करना तो बहुत मुश्किल है। सोच के देखिए यहाँ पर तो क्लियरिटी भी नहीं आ रही इंसान का जेंडर क्या है क्या नहीं है, उसमें एक इंसान की फोटो तो कटी कटी आ रही है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे बंदे के ऑब्जर्वेशन के ऊपर। ये ऑब्जर्वेशन जो चीज है, क्या होता है कि जो पिक्चर में दिया हुआ जो डिटेल्स को परसीव करना है। तो कई सारे बच्चे क्या क्या बोलते हैं कि उनका प्रॉब्लम क्या है, सर बेसिक डिटेल्स हम परसीव कर लेते लेकिन ये माइनर माइनर डिटेल्स को हम छोड़ देते। जब कोई कैंडिडेट वो पूरे डिटेल्स को लेके स्टोरी बनाता है तो वहां पर एक स्टोरी परफेक्ट स्टोरी बनेगा, यार एक अच्छे लेवल की स्टोरी बनेगी। अगर आप मोटे मोटे चीजों को लेके स्टोरी बना रहे हो, छोटे छोटे चीजों को भूल गया, कभी क्या होता है कि ये छोटे छोटे चीजों से भी आपका पूरा स्टोरी बदल सकता है। ओके। ओके सर, यहाँ तक मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। बट यहाँ से अगर हम इसी पिक्चर में डिग करें तो यहाँ पर जैसे स्मोक आ गया है, अब वो बादल तो नहीं हो सकते कि जमीन पे आ जाए सर। ठीक है। अब इनको फिर आप परसीव इंसान सामने करता कैसे, मतलब अगर मान लीजिए अगर मैं आपको कैंडिडेट बना दूं जो ए क्लास कैंडिडेट है रिकमेंडेड, तो वो इसमें एक परसेप्शन आई मीन जो ऑब्जर्वेशन करता हो तो क्या करना चाहिए फॉर एग्जाम्पल। ओके, अभी यहाँ पर आपको सबसे पहले करना कि ये कैरेक्टर्स का बिहेवियर कैसे देखना है। एक ओके। जो है उनका मूड हमने देखा है, हम्म। तो मूड तो इतना अनक्लियर पिक्चर से नहीं दिखता, जी। लेकिन उनका बॉडी लैंग्वेज से मूड हम समझ सकते हैं। ओके। कैसे वो बंदा पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज में या नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज में। जब एक गाड़ी गाड़ी में आग लगी है हम्म। और इसमें इमेज में ऐसे दिख रहा है कि दो लोग गाड़ी के अंदर घुस के देख रहे हैं, हम्म। तो इसका लॉजिक क्या है। ओके, मतलब गाड़ी में तो आग नहीं लगी है उस वक्त, क्योंकि गाड़ी के अंदर जब झांक के देख रहे हैं तो। ओके। अभी अशोक सर ने इसका ऑब्जर्वेशन करने का तरीका बताया, मैं जरा थोड़ा यहाँ पर थोड़ा आपको और डिटेल में बताता हूँ अशोक सर ने क्या बोला। अशोक सर ने कहा कि मोस्ट ऑफ द डिफेंस एस्पिरेंट से ये गलती होती है कि वो मोटा मोटा देख लेते हैं। अब मोटा मोटा क्या देखा, जैसे यहाँ पर प्रांजल भाई ने भी देखा, यहाँ पर उन्होंने देखा होगा एक इंसान है जो कि पुलिस वाला है, यहाँ पर एक और इंसान है, यहाँ पर एक गाड़ी है, यहाँ से धुआं निकल रहा है, प्रोबेबली धुआं पीछे से निकल रहा होगा क्योंकि लो हाइट पे है, और यहाँ पर एक इंसान और है। अब प्रांजल भाई ने यहाँ पर न्यूट्रल मूड कहा था, न्यूट्रल मूड ठीक है, बट यहाँ पर इस बिहेवियर को आपको कनेक्ट करना होगा। ये इंसान गाड़ी के अंदर देख रहा है, ये इंसान भी अंदर की तरफ देख रहा है, और यहाँ पर दरवाजा खुला हुआ है। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि धुआं निकल रहा है, प्रॉब्लम ये है कि गाड़ी के अंदर कुछ हो रहा है। ये आपको मोटा मोटा समझना पड़ेगा। अब जब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि भाई चलो आपने आप में से किसी ने कहा नहीं यार आई एम एडमेंट कि यहाँ पर ना आग ही लगी है, तो यहाँ पर हलचल ना बाकी सबकी तरफ से भी हो जाती है, जो आसपास पीछे लोग खड़े हैं वो आसपास इसकी तरफ भीड़ बना देते, पर वो तो आराम से बैठे हुए अपनी जगह पर अपना काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो धुआं है ये गाड़ी में से नहीं आ रहा है, ये कहीं पीछे से आ रहा है। ये आपको छोटी छोटी चीजें जो होती हैं वो आपकी क्लियरिटी देती हैं कि आपकी स्टोरी बनेगी कैसे। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ये बात सब समझ में आ रही है। अब हम बात करते हैं स्टोरी बी के बारे में। स्टोरी बी लिखी है आकाशदीप बत्रा ने। आकाशदीप बत्रा ने जब ये स्टोरी लिखी तो उससे पहले ये पिक्चर ऑब्जर्व की। पिक्चर में देखो यहाँ पर 3 आदमी दिख रहे हैं, 1 2 3। ये जो इंसान है इसका फेस बहुत ही क्लियर दिख रहा है, मतलब मेल है, ये 25-26 साल का होगा, न्यूट्रल मूड में है, और यहाँ पर देखो स्ट्रैप लगी है, इसका मतलब ये ऑफिसर रैंक का इंसान होगा। अब यहाँ पर 2 हवलदार भी दिख रहे हैं, ठीक है, और पीछे का बैकग्राउंड क्लियर नहीं है कि पीछे के बैकग्राउंड में है क्या। अब आकाशदीप ने स्टोरी कुछ ऐसी लिखी है। उनकी कहानी में एक हीरो है रमेश, 28 साल का, वो एक इंस्पेक्टर है न्यूली पोस्टेड इन स्लम एरिया ड्यूरिंग लॉकडाउन। वो और 2 अदर कांस्टेबल के साथ मिलके वो प्रिवेंट करता है लोगों को कहीं जाने से, और उसको समझ में आता है कि लोगों को डिफिकल्टी हो रही है अपना खाना अरेंज करने में, और वो नोटिस करता है दैट दे डोंट हैव अ प्रॉपर हाइजीन सिस्टम ऑल्सो, मतलब सफाई भी नहीं है उस जगह पर। वो अप्रोच करता है लोकल गुरुद्वारा में और अरेंज करता है राशन जैसे दाल चावल आटा, और जो गुरुद्वारा होता है वो देने के लिए तैयार भी हो जाता है। वो उसके साथ
कपड़े भी लेकर आता है और लोगों को सिखाता है कि कैसे मास्क बनाएं कपड़े से और डिस्टेंसिंग कैसे कर रहे हैं, मतलब सोशल डिस्टेंसिंग कैसे रखें अपने एक दूसरे से, जिससे कोरोना वायरस ना फैले। अब इसके साथ वो राशन जो है डिस्ट्रीब्यूट करता है विद द हेल्प ऑफ अदर कांस्टेबल एंड ही आल्सो हेल्प अदर लोकल एमसी टू क्लीन द एरिया विद द बीच सॉल्यूशन। ही वॉज थैंक्ड बाय द पीपल। अब यहाँ पर आपको कहानी समझ में आ गई होगी। यहाँ पर आकाशदीप ने भी कहीं ना कहीं, फिर से मैं कहूंगा, स्टोरी को चिपकाया जैसे प्रांजल ने करा था। मतलब यहाँ पर आपको COVD-19 का क्या कोई भी केस दिखाई दे रहा है पीछे का? नहीं। यहाँ पर अगर आप इस इंसान के बिहेवियर को देखें तो ऐसा लग रहा है वो कुछ सोच रहा है। और यहाँ पर ये दोनों जो कांस्टेबल मान लीजिए या हवलदार मान लीजिए, ये बहुत ही कैजुअल एटीट्यूड में एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो ऐसा भी हो सकता है ये पुलिस स्टेशन का सीन हो, क्योंकि नॉर्मली पुलिस स्टेशन में ऐसा होता है कि दो हवलदार बहुत ही कैजुअल एटीट्यूड से बात कर रहे हैं। COVD-19 का एरिया बहुत ही टेंस होता है और नॉर्मली अगर स्लम एरिया में लोगों को कंट्रोल करा जा रहा है तो वो आपस में बात करके समय बर्बाद नहीं कर रहे होंगे। ये मोटी मोटी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब जरा यहाँ पर अशोक सर का इंस्टांस समझते हैं कि वो क्या मानते हैं। अब सर यहाँ पर आ जाएं एक स्टोरी बी पे। वहां पर स्टोरी बी में ऐसा दिखा रखा है कि एक इंसान इंस्पेक्टर है रैंक का और वो क्या कहते हैं COVD-19 के टाइम में लोगों को खाना पहुंचा रहा है। अगर जरा इस पिक्चर को दोबारा ध्यान से मैं अगर हमारे व्यूअर्स देखें तो पता लग रहा है एक इंसान का सिर्फ चेहरा दिख रहा है और पीछे दो लोग दिख रहे हैं। तो सर यहाँ कोई सोशल सर्विस एक्ट तो दिख नहीं रहा है, तो आपने इस स्टोरी को जज कैसे किया है? अब इसमें प्रॉब्लम ये है, कोई भी सोशल सर्विस स्टोरी को ये साइकोलॉजिस्ट ये देखता है कि अच्छा इस स्टोरी पे सोशल सर्विस लाने की जरूरत है कि नहीं। अगर हम बात करेंगे कोविड-19, अभी जो चीजें पूरे दुनिया को बदल दिया, अब सबके दिमाग में ये चल रहा है कि जो कोविड 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 देखे तो कोई भी इमेजेस आता है कि मैं कोविड के साथ रिलेट करूंगा। अगर आपको इमेज में क्लियरली ये दिख रहा है कि एक हॉस्पिटल के सीन है तो वहां पर हम कोविड डाल सकते हैं। आपको लग रहा है कि एक बंदा, कई सारे लोग हैं तो उनके लिए कोई मदद करने वाला दिख रहा है, जैसे खाना खिला रहा और कुछ कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि ठीक है कोई रिलीफ वगैरह देने के लिए कोशिश कर रहा है। लेकिन इसमें एक कैरेक्टर जो आगे दिख रहा है और दो कैरेक्टर पीछे दिख रहे हैं, इनको कोविड के साथ कनेक्ट करना क्या रिलेशन है, वहां पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ऐसे थोड़ी नहीं कि कैंडिडेट असेसर को इम्प्रेस करना चाहता है कि मैं जो अभी का जो चीज चल रहा है उसके ऊपर से मतलब उसको मैं अच्छे तरह से जानता हूँ, ऐसे इन्फ्लुएंस करने की कोशिश तो नहीं कर रहा असेसर को। ओके सर, टैट के बारे में ये कहा जाता है कि टेस्ट हमारी पर्सनैलिटी को पूरा दिखा देता है और ये आप इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, इसकी वेटेज भी बहुत ज्यादा है। बट सर यहाँ पर तो लोगों को मतलब देख के ऐसा लग रहा है जैसे स्टोरी ए और स्टोरी बी अगर उसमें देखें तो एक्शन तो प्रॉपर है, बट सामने वाले को ये नहीं समझ में आ रहा है इस टेस्ट में परफॉर्म कैसे करना है। एम आई राइट सर? ओके, यस। तो फिर यहाँ पर जब साइक टेस्ट मास्टर में आपके सामने ऐसे स्टूडेंट आते हैं जिनका एक्शन सही है, मतलब कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी में ये पता है उनको करना क्या होता है, बट वो ऑब्जर्व नहीं कर रहे, तो आप उनको क्या फीडबैक देते हो वहां पर आप? तो उनको मैं ये बोलता कि सबसे पहले सोचो, सारी डिटेल्स को ढूंढने के लिए कोशिश करो 30 सेकेंड्स में, और उसके आगे और थोड़ा टाइम लेना एक स्टोरी को एनालाइज करने का। ऐसे नहीं कि पूरा 4 मिनट का टाइम दिया गया स्टोरी लिखने का और पूरे 4 मिनट लिखते रहना, ऐसे नहीं। कुछ लोगों का क्या होता है कि वो 3 मिनट में 2.5 मिनट में स्टोरी बना लेते हैं, तो बाकी 1 मिनट आगे जाके क्या करते हैं कि बाद में वेस्ट करते, खाली बैठे रहते। मैं उनको ये बोलता हूँ, अब पहले 30 सेकेंड्स टाइम ले लो और थोड़ा अच्छा सा आइडिया सोचो, अपना स्टोरीज को माइंड में एक फॉर्म कर लेना, उसके बाद जाके स्टोरी लिखो। फिर भी आपके पास 3.5 मिनट का टाइम है। ओके, अब आते हैं स्टोरी सी पे। स्टोरी सी हम डिस्कस करने वाले हैं स्वाति ठाकुर की। अब स्वाति ठाकुर की जो स्टोरी है वो इस पिक्चर पे अराउंड रिवॉल्व करेगी। अब स्वाति ठाकुर ने कहीं ना कहीं जब इस पिक्चर को ऑब्जर्व किया है तो उसने मेन कैरेक्टर इस औरत को माना होगा, क्योंकि वो खुद एक लेडी है। अब जब इन्होंने लेडी को माना तो इसको हीरो बनाने के चक्कर में इन्होंने इसे कोई सिग्निफिकेंट पोजीशन लाइक इंस्पेक्टर या कुछ दी होगी, और यहाँ पर इस पर्सन ने कुछ ना कुछ करके इस गाड़ी को हाईजैक कर लिया होगा जिसे ये चला रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका हाथ स्टीयरिंग की तरफ है। अब यहाँ पर जरा हम जो स्वाति ठाकुर है उनकी स्टोरी देखते हैं उन्होंने क्या लिखी है। वो लिखती हैं कि एक उनका जो मेन कैरेक्टर उसका नाम है सुनैना, वो एक सीनियर इंस्पेक्टर है टेरर ब्रांच में जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। उनको एक इंफॉर्मेशन रिसीव होती है फ्रॉम इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की हाईजैकिंग है टूरिस्ट बस की।
जो कि टेरेस के द्वारा हो रखी है, वो यहाँ पर प्लान करती हैं कि वो उस बस में एज अ पैसेंजर जाएंगी विद देयर टीम मेंबर एंड इंस्ट्रक्ट करेंगी अदर टू सराउंड द बस एट अ गिवन लोकेशन मिडवे, रास्ते के बीच में कहीं ना कहीं उसे घेर ले। शी शेयर हर लोकेशन एंड उसका रूट चेक कराती रही वो, एंड वेंट टू द ड्राइवर एंड पुट द गन ऑन हिज हेड। अब यहाँ पर वो ड्राइवर को कहती हैं कि सीधे सीधे चलते जा, और while other member guarded the driver and calmed the passenger and reached the spot and then troops surrounded the bus and evacuate all the passenger। सभी जो सिपाही थे वो अगले रास्ते पे उन्होंने इस बस को घेर लिया और यहाँ पर जो पैसेंजर हैं उनको कामली इवैक्यूएट कर दिया और यहाँ से इंस्ट्रक्ट किया दो मेंबर को टू ड्राइव टूरिस्ट टू सेफ प्लेस। देन टीम वॉज सक्सेसफुली कैचिंग द टेरेस, टीम ने सक्सेसफुली टेरेस को कैच कर लिया and make the unsuccessful attempt and took back the tourist to the safe place, and she applauded the team for the precise execution and effort। अब यहाँ इसके बाद उन्होंने जो उनके टीम मेंबर्स हैं उनको अपलॉड किया, शाबाशी दी फॉर प्रिसाइज एंड एग्जीक्यूशन एंड एफर्ट। अब यहाँ पर बहुत सारी गलतियां हैं। सबसे पहले उन्होंने टेररिस्ट एक ही माना है। कभी आपने सुना है कि हाईजैक होने पे एक ही टेररिस्ट पूरी की पूरी बस को हाईजैक कर ले? एक बात। दूसरी बात ये कि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो स्वाति ठाकुर हैं उन्होंने इस पिक्चर को गलत परसीव कर लिया है। पहली बात, जो इंडियन बस होती है, अगर आपने कभी इंडियन बस देखी हो, वो कुछ ऐसी होती है, यहाँ पर होता है ड्राइवर राइट हैंड साइड पे और उसके बीच में होता है मोटर या इंजन आप कह लीजिए, और यहाँ पर होती है पैसेंजर सीट। ठीक है, तो अगर स्वाति ठाकुर यहाँ से आएंगी तो यहाँ पर बीच में मोटर आनी चाहिए। इसका मतलब ये बस तो नहीं है, इसका मतलब ये जो गाड़ी दिख रही है या तो कोई ट्रेन है या मेट्रो है। प्रोबेबली ये मेट्रो ही होगी क्योंकि मेट्रो में इतनी स्पेस होती है, ट्रेन में तो डब्बा क्रॉस करना पड़ता है और इंजन वाले एरिया में एक नॉर्मल इंसान जा नहीं सकता, तो ये प्रोबेबली मेट्रो है। ठीक है, यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद दूसरी चीज एक और है यहाँ पर, वो ये है कि इन्होंने कहा कि वो सीनियर इंस्पेक्टर हैं। कहाँ पर? जम्मू एंड कश्मीर में। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ना एक नियम है कि वो जो फ्रंट एरिया होता है जहां पर ज्यादा खतरा है वहां पर अभी वो वुमेन को डिप्लॉय नहीं करती। अगर यही जगह मुंबई होती तो मैं मान लेता। अब मैं यहाँ पर वुमेन के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा हूँ, बट ये गवर्नमेंट का नियम है, तो जो भी आप स्टोरी बनाएंगे वो रियलिस्टिक होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द करंट सिचुएशन। तो यहाँ पर वुमेन जम्मू एंड कश्मीर में पॉसिबल नहीं है ये। इसके बाद यहाँ पर उन्होंने कहा सिर्फ एक टेररिस्ट है, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। कोई भी गाड़ी या हाईजैक करी जाती है उसमें कम से कम एक बी प्लान रखा जाता है, तो 3-4 टेररिस्ट कम से कम छुप के पीछे बैठे होंगे, ऐसा भी नहीं हुआ। अब जब उनको पहले ही पता लग गया, फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली, कि वहां पर एक ही टेररिस्ट है, तो जहां से जर्नी स्टार्ट हो रही थी वहीं से ड्राइवर को पकड़ लेते। इतना करने की जरूरत क्या है? पहले उन्होंने कहा कि जो उनका ड्राइवर है, सॉरी, जो ये सुनैना है, वो अपनी टीम मेंबर के साथ बस में बैठ गई। फिर जब रास्ते में चलने लगी तब उन्होंने गन लगाई टेररिस्ट के सिर पर और फिर रास्ते में एक रास्ता जहां पड़ा जहां पर उनके ट्रूप्स खड़े वहां पर रोक ली। तो ये सेंस नहीं बन रहा, ये बस जबरदस्ती एग्जीक्यूट कर दी गई है। अगेन जो सेम प्रॉब्लम बाकी दो के साथ आई थी वो इसमें भी आ रही है। अब यहाँ पर अशोक सर का इंस्टांस क्या है वो हम समझेंगे। चलिए सर, यहाँ तक मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, बट यहाँ पर आ जाती है स्टोरी सी। अब स्टोरी सी जो है सर, वो उस इंसान ने माना है कि लेडी ऑफिसर जम्मू एंड कश्मीर में डिप्लॉयड है और यहाँ पर उसने क्या करा, टेररिस्ट जो हाईजैक कर रहे थे बस को, उसको वहां से रिकवर कर लिया। मैंने जब ये स्टोरी पढ़ी तो मुझे अपने पर्सनल लेवल पे लगा कि ये थोड़ी अनरीजनेबल है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जम्मू एंड कश्मीर में एक लेडी ऑफिसर होना पॉसिबल नहीं है, वो भी फ्रंट लाइन पे। सेकंड थिंग मुझे ये लगी कहीं ना कहीं कि ये बस का सीन नहीं लग रहा, कोई मतलब लोकोमोटिव या तो ट्रेन है या मेट्रो है। तो सर यहाँ पर अनरियलिटी से मैच नहीं हो रहा ये बात कि यार ये तो रियलिस्टिक ही नहीं है। तो यहाँ पर वही प्रॉब्लम है कि हमने एक मोटे चीज को देके स्टोरी बना लिया, एक छोटे छोटे चीज को हमने भूल गए। ओके। तब इसमें प्रॉब्लम क्या आ सकता है कि ऐसे नहीं कि असेसर ने इस स्टोरी को बिल्कुल नहीं मानेगा। ओके। जैसे हम बात करें पीपीटीटी में आपके 3 लेवल का रिमार्क्स मिल जाएगा, यस, डाउटफुल, नो वाली कैटेगरी। ओके। अब ये स्टोरी यस वाली कैटेगरी में भी नहीं है, नो वाली कैटेगरी में भी नहीं है, क्योंकि एक अच्छी सी स्टोरी बनाए। अगर सिर्फ मैं स्टोरी को देखूंगा, अच्छी स्टोरी, लेकिन जब मैं इमेज के साथ कनेक्ट करके देखूंगा, नेदर यस नॉर नो, तो मैं क्या दे सकता हूँ कि डाउटफुल दे सकता हूँ, ऐसे टाइप के। ओके, बट सर यहाँ पर ये बात भी समझ नहीं आ रही कि लेडी ऑफिसर वहां पहुंच कैसे गई,
उसने बस के अंदर पहुंची कैसे, हवा से उड़कर आ गई, बस को रोका, कैसे वो अंदर घुस गई, ये बात भी क्लियर नहीं हो रही, आप उसे डाउट केस तक दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल, तो एक्शंस अनक्लियर है। अच्छा, एक्शन अनक्लियर होने के कारण। ठीक है सर, यहाँ तक मैं आपकी बात समझ गया, पर अगर मैं तीनों स्टोरी को कंसाइज करके लूं, अगर मैं इनको एक पर्सनैलिटी बना दूं, जबकि तीन लोगों अलग अलग ने लिखी है, तो आप ऐसी जो स्टोरीज हैं उनको कितना एक्सेप्टेबल मानते हैं? मतलब मेरे हिसाब से तो क्वालिफाई नहीं हुआ ये। ओके, अगर मैं इनको देखूंगा, अगर ये तीनों स्टोरी एक ही बंदे ने बनाया हाँ। तो उसका पर्सनालिटी में क्या इफेक्ट रहेगा? ये एक इफेक्ट जरूर ये रहेगा, ये बंदा रियलिस्टिक नहीं सोच रहा। ओके। जब भी कोई रियलिस्टिक नहीं सोचेगा, हम्म। वो बंदा लीडर हो नहीं सकता। तो ओके। लीडर हैज टू बी रियलिस्टिक। ओके। ठीक है, मैं आपकी बात यहाँ पर समझ गया सर। फिर वापस जो बात है मैं ऑब्जर्वेशन पे लेकर आना चाहूंगा। जब पीपीएनडीटी में बहुत लोगों को दिक्कत आती है, जब पिक्चर क्लियर ही नहीं है, तो आप किसी चीज के बारे में श्योर कैसे हो सकते हो? जैसे मैं फर्स्ट पिक्चर के बारे में ले जाऊं, तो फर्स्ट पिक्चर में दिख रहा है गाड़ी है, उसमें स्मोक है, दो आदमी दिख रहे हैं क्लियरली, पीछे बैकग्राउंड में कितने लोग हैं नहीं दिख रहे हैं। अब जब पीछे बैकग्राउंड में लोग नहीं दिख रहे हैं, तो जो पहली जो आपको आंसर शीट मिलती है, इसमें बॉक्स बना होता है, उसमें लिखना होता है कितने पीपल हैं, तो वो कैसे बताएगा कितने पीपल हैं? तो कभी ऐसे इमेजेस में क्या होता है कि हमको एक अप्रोक्सीमेट फिगर चाहिए, ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल इतना कैरेक्टर गिन के लिखना है। ओके। अगर आपको 3 कैरेक्टर के जहां 2 दिख गया तो हम्म। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके। प्रॉब्लम आएगा 100 कैरेक्टर में आपको सिर्फ एक कैरेक्टर दिखा। ओके, आपकी बात मैं समझ गया, बट जब यहाँ देखिए, बताइए सर, आप क्या कह रहे हैं? हाँ, जब आपको लिखना है आंसर शीट में, स्क्वायर बॉक्स के अंदर क्या लिखना है, तो वहां पर स्क्वायर बॉक्स में आपके पूरा कैरेक्टर्स को तो लिख नहीं सकते क्योंकि आपके पास उतना टाइम नहीं है। तो जितना हो सकता है उतना आप लिखो। 1 कैरेक्टर, 2 कैरेक्टर, 3 कैरेक्टर, जितना हो सकता है 1 मिनट के अंदर उतना कैरेक्टर्स आप लिखो, लेकिन नरेशन के समय में आपको क्लियरली बोलना है कि आपने कितने कैरेक्टर्स लिखा। ओके। ठीक है, मतलब बॉक्स में मेन कैरेक्टर आ जाए इतना हो जाना चाहिए, बट नरेशन के वक्त आप बता दें कि आपने क्या देखा था। ठीक है, मैं आपकी यहाँ तक बात समझ गया, बट फिर यहाँ पर बात में ऑब्जर्वेशन पे लाता हूँ सर। मैंने जो स्टेटमेंट बोली थी वो ये बोली थी कि जब पीपीएनडीटी में क्लियर ही नहीं होता, तो लोगों को पीपीएनडीटी ज्यादा टफ लगती है एज कम्पेयर टू टेट। बट आपके अकॉर्डिंग शायद रियलिस्टिकली उल्टा है कि पीपीएनडीटी ज्यादा आसान है एज कम्पेयर टू टेट, ऐसा कुछ है सर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखो, इसमें एक चीज मैंने पहले भी आपको बोला था, हम्म। एक वो कैंडिडेट का पोटेंशियल है। जी। कुछ कैंडिडेट्स जितने भी डिफिकल्ट इमेज में वो अच्छे से परसीव कर लेते हैं क्योंकि उनका जो ऑब्जर्वेशन स्किल है, जो बचपन से अच्छे से डेवलप हुआ। हम्म। जिस बंदे का ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ तो उसका हमेशा प्रॉब्लम रहेगा। तो एक बंदा 4-5 बार एक इमेज को देखना है उसको समझने के लिए। तो हम इस पे, अगर यहाँ पर एक बात बोलूंगा मैं, एक लीडर का सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि कोई भी सिचुएशन को जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी समझ लो और उतना जल्दी डिसीजन लेना, एक्शन भी लेना। अगर वहां पर एक लीडर एक चीज को बार बार देखता रहता है तो वहां पर डिसीजन अच्छे से नहीं होगा। तो इसलिए कोई बंदा जो क्विक है उसका कोई भी टेस्ट करने में दिक्कत नहीं होती। ओके, बट सर यहाँ पर आपने बता दिया कि ऑब्जर्वेशन अच्छा हो जाना चाहिए, तो सर मोटी मोटी बात लग रही है, बट यहाँ पर कई बार जैसे मैं फर्स्ट पिक्चर की बात करूँ, तो फर्स्ट पिक्चर में कहीं भी गराज लिखा नहीं है, और जो लिखा है वो ढंग से पढ़ने में नहीं आ रहा है, तो नेसेसरी परसेप्शन मानना जरूरी है पीपीएनडीटी में? अब इसको मैं वही है, मतलब वो यस वाला नहीं है, लेकिन डाउटफुल हो सकता है। लेकिन वहां पर एक गाड़ी खड़ी है हम्म। और पीछे एक दिख रहा है कुछ शॉप टाइप की। हम्म। उसमें नाम तो इतना बड़ा दिख रहा है कि घर वगैरह में तो ऐसे नहीं दिखता। हाँ। वो दुकान वगैरह में पीछे की बड़ा बोर्ड्स लगती है। जी। तो उसको समझ के हम ये सोच सकते हैं कि यार ठीक है, वो कोई गैरेज हो सकता है और कोई भी शॉप हो सकता है, कोई भी दुकान। ओके। इतना तो समझ आना चाहिए। ओके। ठीक है सर, मैं यहाँ तक आपकी बात समझ गया। अब सर मैं यहाँ पर एक सवाल रखना चाहूंगा, जब साइक टेस्ट मास्टर में आपके पास कोई स्टूडेंट एनरोल होता है, तो वो एक बार उसने टेस्ट दे दिया 12 पिक्चर का एसआरटी वेट, उस आपने पूरा पूरा टेस्ट उसको फीडबैक दे दिया रिटन फॉर्मेट में, और उसके बाद इंडिविजुअल फीडबैक भी दे दिया, तो उसके बाद क्या वो आपसे पूरी लाइफ में कभी भी, जब तक उसकी एसएसबी है, क्या वो आपसे दोबारा कांटेक्ट कर सकता है? क्या आपको उसको उसको चार्ज देने पड़ते हैं कोई? बिल्कुल कर सकता है, कोई इशू नहीं है। वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प दी स्टूडेंट्स। वो कभी भी हमको
हमसे मदद ले सकता है। नहीं तो उसको दोबारा कोई चार्ज वार्ज देना पड़ता है, पैसे दोबारा भरने पड़ते हैं कुछ? तो डाउट पूछने के लिए हम कोई चार्जेस नहीं लेते। ओके, चलिए यहाँ तक की बात हो गई सर। बट अगर मान लीजिए एक बार इंसान ने एनरोलमेंट हो गया और ऐसी स्टोरी जैसे 3 मैंने आपको सामने लिख के दिखाई है, वो अगर आ जाए तो आप उसे फीडबैक देते हैं, पर आपने जैसे आपकी बातों से लग रहा है कि ऑब्जर्वेशन बाय बर्थ है या बाय चाइल्डहुड में डेवलप हो गई है, तो आपके केस में कोई इंप्रूवमेंट आता है? मतलब आपने इंप्रूवमेंट देखे हैं अपने केसेस में? बिल्कुल आता है, मैंने बहुत सारे केसेस देखा। हम्म। इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कैंडिडेट्स का, मोस्टली वो मिस गाइडेंस की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आती है। मिसगाइडेंस जैसे सर? कहीं से पढ़ा उन्होंने, ऐसे ऐसे अच्छा। करना, ऐसे ऐसे नहीं करना, मतलब कोई एक्सपर्ट वैल्यू नहीं है ऐसे ओके। टाइप की चीज में। ओके। तो मैं उनको नॉर्मली ये समझाता हूँ कि ऐसे ऐसे इमेजेस आएगा, आपको ऐसे ऐसे नोट करना है। तो ओके। ये सारी डिटेल्स बता के उनको मैं बोलता कि अपना स्किल इंप्रूव करने के लिए जैसे पढ़ाई करना है और कोई इमेज के ऊपर लेके बहुत सारे डिस्कशन करना है, तो अपना भी ये करते करते ये धीरे धीरे इंप्रूव होगा। ओके। अच्छा सर, एक बात मुझे जाननी है, एक मिथ है और कुछ कोचिंग सेंटर कराते भी हैं, वो कहते हैं 100 पिक्चर सॉल्व कर लो और कहीं ना कहीं तुम्हारा पिक्चर का बैंक बन जाएगा और जहां पर जो है उसको लगा देना। ये कितना सही है सर? जितने भी मेरे एक्सपीरियंस है साइंटिस्ट मास्टरी और मेरा एसएसबी का जो टाइम है, इससे इससे मैंने क्या सीखा कि एक स्टोरी को जब हम प्री कंसीव्ड बोलते हैं, कब बोलते हैं? जब ये स्टोरी इमेज के रिलेटेड नहीं होता। आपने एक स्टोरी प्रिपेयर करके गया और वो स्टोरी एक इमेज के ऊपर अच्छे से फिट हो गया, उसको हम कभी प्री कंसीव्ड बोल नहीं सकते। ओके। तो यही प्रॉब्लम है। अब स्टोरी 100 स्टोरी प्रिपेयर करके जाओ, ऐसे नहीं कि उस 100 में से आपका 11 स्टोरी बनेगा, उसमें से 2 स्टोरी भी आ सकता है। ओके। लेकिन प्रॉब्लम कब आएगा? आप ऐसे माइंडसेट पे जाएंगे जाएंगे जैसे मेरे पास 10 स्टोरी है, कोई हम्म। भी इमेजेस आएगा मैं सिर्फ ये 10 स्टोरी लिखूंगा, तब ओके। ये प्रॉब्लम आएगा। ओके। ओके सर, यहाँ तक की बात मैं आपकी समझ गया। अब मैं यहाँ पर अशोक सर के वर्ड्स को समराइज करता हूँ। देखिए, जो स्टोरीज आती हैं वो दो टाइप की आती हैं। पहली स्टोरी आती है सुपरफिशियल और दूसरी आती है रियलिस्टिक। ये दो टाइप की स्टोरी एक डिफेंस एस्पिरेंट लिखता है अपने पीपीएनडीटी या टाइट में। अब सुपरफिशियल स्टोरी वो होती है जिसमें आप मोटा मोटा ऑब्जर्व करते हैं और फिर कहानी बना देते हैं, और रियलिस्टिक स्टोरी वो होती है जिसमें आप माइन्यूट डिटेल्स पे भी ध्यान देते हैं। अब जरा यहाँ पर देखते हैं। देखो, ये एक क्लिप की फोटो है। इसमें अगर हम बात करें तो आपको एक इंसान दिख रहा होगा, 19 से 20 साल का मात्र, ठीक है। उसके हाथ में गन है, ठीक है। और वो आप नेगेटिव मूड में कह देंगे। यहाँ पर आपको एक लेडी का सिर दिख रहा है, आप यहाँ पर कहेंगे ये अराउंड 40-45 की है, और क्योंकि इसका चेहरा का एक्सप्रेशन नहीं दिख रहा तो आप इसे न्यूट्रल मूड पे लिख देंगे। करेक्ट? ये नहीं है ऑब्जर्व करने का तरीका। ये जो आपने अभी ऑब्जर्व किया है, इसे हम कहते हैं मोटा मोटा ऑब्जर्व करना, और उसके ऊपर आप अपनी धारणा पर, अपनी इमेजिनेशन में कहानी बना देते हो कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा। नहीं, अब आपको इनके बॉडी लैंग्वेज बिहेवियरल को भी समझना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, इस बंदे का आप हाथ देखें। इस बंदे का हाथ यहाँ पर क्यों है? नीचे भी तो हो सकता था। और इतना फॉरवर्ड वे में क्यों है? इसका मतलब ही इज ट्राइंग टू टेक सम एक्शन विद दिस हैंड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इसने गन पॉइंट कर रखी है, बट इस लेडी के चेहरे का एक्सप्रेशन नहीं है कोई, मतलब इसका मुंह नहीं खुला हुआ या कुछ नहीं हो रखा, वरना साइड में दिख जाता। इसका मतलब है दैट दिस लेडी इज रेडी टू रेसिप्रोकेट इन सम मैनर। अब जरा इसकी क्लिप देखते हैं। Frightening Moments captures a convenience store clerk beating an armed robber out of her store. A man with a gray hoodie walks up to the register to pay for a soda. As the clerk brings him up, he pulls out a gun from what looks like his pants, points it right at her, demands cash, and then grabs the money drawer. The clerk tries to knock the gun out of his hand and then starts hitting him in the head with the plastic drawer. She then grabs a hammer and chases him away. Police in Georgia are still searching for the suspect, but the brave clerk told Inside Edition she wasn't going down without a fight. For InsideEdition.com, I'm Lee Sheps. ओके, सो अभी आपने यहाँ पर देख लिया कि एक्चुअल में हुआ क्या। तो ये तभी आप बता सकते हैं कि जब आप इस बात को समझ जाएं कि यहाँ पर बॉडी लैंग्वेज भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको खुद से ऑब्जर्व करना पड़ेगा। बॉडी लैंग्वेज आपको बताएगी कि आगे क्या होने वाला है और पीछे क्या हुआ होगा। अब कहीं ना कहीं जो ये सिचुएशन होती है जिसमें गन या एक्सीडेंट हो गया है, उसमें पहले क्या हुआ होगा और आगे क्या होगा वो बताना आसान होता है, बट न्यूट्रल पिक्चर पे कमेंट करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि न्यूट्रल पिक्चर में
खाली प्रेजेंट सिचुएशन को समझकर पहले क्या हुआ होगा और बाद में क्या होगा ये बताना मुश्किल होता है। तो आपको छोटी छोटी बातें हाव भाव पकड़ने पड़ेंगे, तभी आप इसका एक लिंक कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, सेम बात हर पिक्चर के लिए आती है। ये भी न्यूट्रल पिक्चर है इसलिए मुश्किल हो जाती है। अगर वहीं ये एक्सीडेंट या जैसे मैंने आपको बताया गन का सीन होता है ऐसे, तो आपके लिए पास्ट और फ्यूचर प्रेडिक्ट करना बड़ा आसान हो जाता। तो यहाँ पर जो बेस्ट तरीका वो ये है कि जो न्यूट्रल पिक्चर होती है उसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज को आप देखें, ऑब्जर्व करें, तो उससे आपको कहीं ना कहीं पास्ट और फ्यूचर का अंदाजा लगाना आसान हो जाएगा और आपके लिए स्टोरी बनाना और आसान हो जाएगा। अब यहाँ से अशोक सर से बात और आगे करते हैं। सर मैंने आप सुना है कि जो कमांडर चक्रपाणी सर है वो साइक मास्टरी में आपके साथ ही काम कर रहे हैं, और तो उसको कमांडर चक्रपाणी सर से भी एनरोल होने का मौका मिल रहा है, ऐसा कुछ है सर? हाँ बिल्कुल, मतलब वो पर्सनल इंटरव्यू भी दे सकता है और साइक टेस्ट भी दे सकता है? तक टेस्ट भी दे सकता है, पर्सनल इंटरव्यू भी ले सकता है। अभी ये मेरा इंटरव्यू कमांडर चकपाई सर ने लिया था, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप में से कई लोगों ने कहा कि ये इंटरव्यू मुझे बहुत पसंद आया क्योंकि इसमें टेक्निकल क्वेश्चन जो कि एसएससी टैग या टीजीसी में पूछे जाते हैं वो भी पूछे गए, करंट अफेयर पूछी गई, पर्सनल लाइफ पूछी गई, और रिपीटर के लिए तो बहुत ही अच्छा था, प्लस फ्रेशर के लिए। तो आप में से जो लोग ये मिस कर गए थे वो मुझसे कह रहे थे कि अब ये तो 10th मई तक ही था, शाम के 6 बजे तक रजिस्ट्रेशन, और हमने इसे मिस कर दिया, तो अब इसे हम कैसे पा सकते हैं, कमांडर चकपाई सर के साथ हम कैसे इंटरव्यू कर सकते हैं? तो आप साइक टेस्ट मास्टरी के थ्रू भी एनरोल हो सकते हैं। जब आप साइकोलॉजिकल टेस्ट के लिए एनरोल होंगे तभी आपके पास ऑप्शन आएगा कि आप पर्सनल इंटरव्यू के लिए भी एनरोल होना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप उसको अवेल कर सकते हैं। चलिए यहाँ तक की बात हो गई सर, पर वापस मैं आना चाहूंगा स्टोरी ए, बी और सी। अब इन 3 लोगों को आप पास करेंगे फेल करेंगे, पहले आप ये बताइए सर। देखो, एक स्टोरी में तो हम वैसे कोई बोल नहीं सकते, अगर इधर पीपीडीटी में भी बोलूंगा मैं, हाँ पीपीडीटी के ऊपर भी बात करेंगे हम। हाँ। स्टोरी लिख दिया, ठीक है, मतलब उसने मोटे मोटे चीजों के लेके स्टोरी बना लिया, और उस स्टोरी को वो बंदा कैसे नरेट करता है तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ओके। आपके नरेशन बहुत क्लियर होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए। ओके। अगर डिस्कशन में भी आपने पार्टिसिपेट कर लिया, सिर्फ वो स्टोरी के, इस स्टोरी के कारण से किसी भी कैंडिडेट को हम फेल नहीं कर सकते। ठीक है, बट सर स्टोरी अप टू द मार्क है कि नहीं, इस बात पे तो आप कुछ कह सकते हैं? आपने सब में कहा कि सुपरफिशियल है, सुपरफिशियल मतलब भी काल्पनिक है, रियलिस्टिक से कोई तालमेल ही नहीं है, तो इसको हम क्या माने कि ये वीक स्टोरी है, गुड स्टोरी है? कुछ तो हमें कुछ फीडबैक देना, समझने के लिए कुछ होना चाहिए ना सर, लेमन लैंग्वेज में। हाँ, अगर मैं इतना सिंपली बोलूंगा कि आइडिया अच्छा नहीं है लेकिन एक्शन अच्छा है, तो अगर मैं आइडियाज के लेके पास करूं, फेल करूं, या एक्शन के लेके पास करूं, वो सिर्फ स्टोरी के बेसिस पे नहीं है, उसके आगे आपका नरेशन और डिस्कशन के बेसिस पे। ठीक है। अब सर मैंने आपसे कई तरह के ऐसे सवाल पूछे जो कि एक साइकोलॉजिस्ट को जानना जरूरी है कि पास या फेल, या सर इसमें आप इसको कितने नंबर देंगे, या यहाँ पर इसका एक्शन कैसा है। सर क्या ये सब जानना एक स्टूडेंट के लिए जरूरी है? जरूर नहीं है, बिल्कुल जरूर नहीं, क्योंकि जितना आप असेसमेंट के साइड में जाना चाहोगे उतना आपका प्रॉब्लम रहेगा। सर क्यों प्रॉब्लम रहेगा? सोच के देखिए ना, दोनों साइड का पता है, अपना भी पता है, सामने वाला क्या चेक करने वाला वो भी पता है, तो काम आसान हो गया ना उल्टा। देखो, अब यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, जब तक आपको ये पता नहीं होता कि उस साइड में क्या चल रहा है, तब तक आपका एक प्रॉब्लम नहीं है। क्या प्रॉब्लम नहीं है? एक बार पता चल गया कि ये साइकोलॉजिस्ट ये देखता है, फिर आपके दिमाग में ये आएगी कि यार इस वाले के मैं कैसे लाऊंगा। लेकिन अपने लेवल से एक चीज सोचना है। क्या सोचना है? आपने एक रिस्पॉन्स दे दिया, उस रिस्पॉन्स को आप कैसे देखते हो और मैं कैसे देखता हूँ, दोनों में बहुत फर्क पड़ेगा। ओके। तो इससे बेटर क्या है, आप बस कूल रहो, अपना आंसर्स अच्छे से दे दो, अपना मतलब अपना दिल से दे दो आंसर्स। अब उसके बाद छोड़ दो कि यार असेसमेंट की चिंता पूरा साइकोलॉजिस्ट का है। ओके, चलिए सर यहाँ तक तो आपने बहुत बातें क्लियर कर दी, बट यहाँ पर एक आखिरी बात जानना चाहूंगा। जब आपने एनरोल कर लिया एक स्टूडेंट को साइकटेस्टमास्टरी.com में, तो उसके बाद उसका फिर प्रोसेस होता क्या है? क्योंकि यहाँ पर मैंने सुना है कि आप जब असेसमेंट करते हैं तो उसमें रिपोर्ट आने में 2 से 3 दिन लग जाते हैं, ऐसा कुछ है सर? वो डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, कभी ज्यादा भी होता है क्योंकि हमको पूरा रिस्पॉन्सेस डिटेल पढ़ना पड़ता है। बट सर आप इंडिविजुअली कॉल करके कैसे आप किसी को फीडबैक दे सकते हैं? तो बहुत टाइम लग जाएगा ना आपको एक एक बच्चे का फीडबैक देने में। करते हैं हम फिर भी 30 मिनट्स, 3 मिनट्स, 1 घंटे तक भी करते हैं। तो कभी स्काइप में होता है, कभी ऑडियो कॉलिंग में होता है, तो दोनों टाइप का भी चलता है। तो हम ऐसे करते हैं कि एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स लेते हैं, उनको असेसमेंट करके फीडबैक देते हैं। ओके।
सर जैसे रियल एसएसबी बोर्ड में क्या होता है कि पिक्चर आफ्टर 30 सेकेंड्स बाद फ्लैश होती है, तो वैसे ही पूरा का पूरा सिमुलेटर, मतलब पूरा का पूरा एक्चुअल मैनर में एसएसबी में जैसे कंडक्ट किया जाता है, वैसे ही आप कंडक्ट करते हैं, या 12 पिक्चर दे दी अपना आप सॉल्व करो और मुझे सेंड कर दो, मैं चेक करके दे बिल्कुल। दूंगा? जितने भी हम टेस्ट दे रहे हैं वो सब कंप्यूटराइज्ड है, हम्म, उसमें टाइम फ्रेम रहता है, जैसे टीएटी डब्ल्यूएटी में अपना टाइम फ्रेम रहता है, हम्म, और एसआरटी के लिए हम बच्चों को बोलते हैं कि अपने आप टाइम रख के 30 मिनट्स टाइम रख के उसके अंदर प्रैक्टिस करने के लिए बोलते ओके ओके, दैट्स ऑल सर, थैंक यू फ्रॉम माय साइड एंड थैंक यू फॉर क्लियरिंग मेनी डाउट्स। हैं। थैंक यू शुभम। मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ, वो है अंतिम पगों के निशान।